दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 मार्च 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों अगर आपके पास 15 साल पुरानी कार, बाइक या फिर कोई अन्य वाहन है तो फिर आपके लिए बुरी खबर है। जी अक्टूबर से ऐसी कारों के आरसी रिन्यूअल के लिए 8 गुना ज्यादा रकम चुकानी होगी। जी अक्टूबर से आरसी रिन्यूअल के लिए आपको 5,000 रुपए चुकाने होंगे। वहीं बाइक के रिन्यूअल के लिए मौजूदा 300 रुपए की बजाय 1,000 रुपए चुकाने होंगे। जी सबसे बुरी मार बस और ट्रक के संचालकों पर पड़ेगी। उनके लिए 15 साल पुरानी बस या फिर ट्रक के लिए फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट हासिल करना 21 गुना महंगा होगा। जी अब उन्हें इसके लिए 12,500 रुपए चुकाने होंगे। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस वृद्धि के संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये बदलाव व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत किए जा रहे हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार वाहन के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल में देरी के चलते 300 के बजाय 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से जुर्माना अदा करना होगा। दोस्तों देश में पिछले 15 दिनों से कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी आई है। उत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार ने तो डरा ही दिया है। जी देश के 125 जिलों में कोरोना केस पिछले 15 दिनों में डबल हो गए हैं। कुछ जिलों में तो 200 से 500% तक का उछाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को बताया कि 70 जिलों में कोरोना केसों में 150% से अधिक की तेजी आई है, तो 55 जिलों में 100 से 150% की तेजी दर्ज की गई है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी से जवाब मांगा है और कहा है कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पुरुलिया में विकास नहीं होने पर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि पूरे जंगल महल के लोगों को विश्वास दिलाने आया हूं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आपकी इन दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। अब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी। जी हां, एक दिल्ली का इंजन और दूसरा बंगाल का इंजन। जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो फिर विकास भी होगा और जीवन भी आसान बनेगा। जी पीएम मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के हर हिस्से को रेल सेवा से जोड़ना प्राथमिकता है। 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया है। 2 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी तो दानकुनी के सेक्शन में काम तेजी होगा। पुरुलिया भी इस कॉरिडोर से जुड़ेगा। यहां रोजगार के लिए अनेक अवसर बनेंगे। उन्होंने कहा है कि 2 मई के बाद यहां बीजेपी की सरकार बनेगी तो पुरुलिया सहित पूरे क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि लोगों को पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। दोस्तों बिहार दिवस के दिन कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नीतीश कुमार लोगों को संबोधित करेंगे। यह बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाना है। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार बिहार दिवस सांकेतिक तरीके से ही मनाया जाएगा। इस अवसर पर कोई बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। यह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि 22 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में सभी जिलों के जिला पदाधिकारी भाग लेंगे। 22 मार्च को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जानी है। दोस्तों राम मंदिर निर्माण का कार्य अब प्रगति पर है। अप्रैल माह से नींव की भरपाई का कार्य शुरू हो जाएगा। अभी नींव के लिए खोदे गए गड्ढे का समतलीकरण किया जा रहा है। उधर निधि समर्पण अभियान से एकत्र धन को राम मंदिर सहित अन्य प्रकल्पों के निर्माण में किस अनुपात में खर्च किया जाएगा, इसको लेकर ट्रस्ट मंथन करने में जुटा हुआ है। ट्रस्ट का अनुमान है कि अकेले राम मंदिर निर्माण में ही 1,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। फिलहाल राम मंदिर निर्माण पर खर्च होने वाली धनराशि की गणना अभी पत्थरों की नक्काशी पर ही अटकी हुई है। ट्रस्ट सूत्रों की माने तो राम मंदिर निर्माण में धन की कोई भी कमी आड़े नहीं आने वाली है। निधि समर्पण अभियान से ट्रस्ट ने 1100 करोड़ रुपए की धनराशि एकत्रित होने की अपेक्षा की थी, लेकिन परिणाम अपेक्षा से कहीं अधिक रहा। राम मंदिर के लिए 3,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। दोस्तों पूर्व मध्य रेल सहरसा के दोनों रेल खंडों में इस वर्ष के अंत तक विद्युतीकरण कार्य पूरा हो जाएगा। पूर्व मध्य रेल सहरसा फारबिसगंज सरायगढ़ निर्मली एवं मधेपुरा पूर्णिया कोट के बीच रेल विद्युतीकरण कार्य इस वर्ष के अंत तक हो जाएगा। रेल विद्युतीकरण कार्य को लेकर सहरसा के दोनों रेल खंडों में विद्युत पोल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। सहरसा से फारबिसगंज के बीच, सहरसा से सरायगढ़ के बीच रेल विद्युतीकरण कार्य शुरू है। वही मधेपुरा पूर्णिया के बीच रेल विद्युतीकरण कार्य चल रहा है।
रेल विद्युतीकरण कार्य पूरा होने से इस रेल खंड में रेलवे को समय सहित ईंधन की बचत होगी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कल बड़ा ऐलान किया है। जो उन्होंने कहा है कि 1 साल में सभी टोल हटा दिए जाएंगे देश से और जीपीएस लगाए जाएंगे। जी हां, नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार अगले 1 साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को उतना ही टोल चुकाना होगा जितना वो सड़क पर चलेंगे। जी हां, दरअसल संसद भवन में एक सांसद ने इस मुद्दे को उठाया। जी, इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले सरकार में सड़क परियोजनाओं के ठेके में थोड़ी और मलाई डालने के लिए ऐसे कई टोल प्लाजा बनाए गए जो नगर की सीमा पर है। यह निश्चित तौर पर गलत है और फिर अन्याय करने वाला है। फास्टैग पूरी तरीके से लागू करके 1 साल में टोल लेने की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में कोरोना के हालात स्थिर है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में अभी स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे। उन्होंने कहा है कि कोरोना जांच पर लगातार जोर दिया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना टेस्टिंग को जरूरी बताया है। उन्होंने आरटीपीसीआर से जांच कराने पर जोर देने की बात कही है। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के लोग कई जगहों पर रहते हैं और होली में उनके आने की संभावना है। ऐसे में सचेत रहने की जरूरत है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि स्कूल कॉलेज चलते रहेंगे, खुले रहेंगे, इसको बंद नहीं किया जाएगा। सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के प्रकरण पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए, फिर चाहे वह सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो बातें सामने आई है उसको देखा जा रहा है और फिर सम्राट चौधरी ने माफी भी मांग ली है। राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मंत्री ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दे दिया है। उनके परिवार में पहले ही संपत्ति का बंटवारा हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी कानून जब लागू हुआ था तब सभी दलों के लोगों ने समर्थन दिया था और हम इस बारे में हर वक्त सतर्क रहते हैं। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि वे अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार तलब करते हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने स्वीकार किया है कि इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो बाएं दाएं करते रहते हैं, लेकिन सरकार अपनी ओर से शराबबंदी के मामले में पूरी तरीके से गंभीर है। दोस्तों, कहते हैं कि चुनाव में डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी नेताओं के सिर पर डर का भूत सवार है और ऊपर वाला का जयकारा करने के कारण गर्मी में उनका गला भी सूख रहा है। जब बीजेपी को डर जय श्री राम के नारे हथियाने का है तो फिर सीएम ममता बनर्जी जय श्री राम से परहेज कर रही है, लेकिन हर चुनावी मंच में उनका चंडी पाठ भी जारी है। जब चुनावी मंच पर ममता बनर्जी चंडी पाठ और दुर्गा आराधना में लीन दिखाई दे रही है। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के चक्कर में ममता बनर्जी मां माटी मनुष्य का नारा भूल चुकी है। यह बंगाल विधानसभा चुनाव की शुरुआत में राज्य के विकास के मुद्दे दिखाई और सुनाई भी देते थे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना संकट में किए गए कार्यों का हवाला दिया। यह गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं की भी जानकारी दी। फिर बंगाल चुनाव में बीजेपी नेताओं की एंट्री हुई और फिर बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड को फेंक दिया। जी हां, हिंदू वोट बैंक खिसकने के डर से ममता बनर्जी ने चंडी पाठ का सहारा लिया। लिहाजा ममता बनर्जी हर चुनावी मंच पर चंडी पाठ और दुर्गा आराधना करते दिखाई दे रही है। जी, बीजेपी के बंगाल में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा नहीं कराने देने के आरोप को खारिज भी करती है। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव में आज विकास के मुद्दे बैक सीट पर चल गए हैं। जी हां, और नेताओं का भक्ति मोड चरम पर पहुंच चुका है। बंगाल की राजनीति का रुख कहे या फिर नेताओं का दुख चुनाव आंखों के सामने है। यह लिहाजा बीजेपी के नेता ऊपर वाले के शरण में पहुंच चुके हैं। बीजेपी के जिस भी नेता को देखो वह मंच पर जय श्री राम की भक्ति में डूबा हुआ है। मानो चुनाव में वोटर्स की जगह राम और उनकी वानर सेना वोट डालकर बीजेपी का उद्धार करने में लगी है। यह बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंच से ही जय श्री राम के नारे लगाते हैं। जब बंगाल चुनाव में प्रचार चरम पर है, बीजेपी नेताओं के मुख पर श्री राम है। जब बंगाल को अयोध्या नगरी बनाने का दावा है, बीजेपी के निशाने पर सीएम ममता बनर्जी है। यह बीजेपी के श्री राम भक्ति से ममता बनर्जी निराश नहीं है, वह डर रही है। यह उन्होंने डर को परास्त करने वाला ब्रह्मास्त्र भी खोज लिया है। हर चुनावी मंच पर ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही है। यह दुर्गा आराधना में लीन है। ममता का चुनावी मंच यज्ञ जैसा दिख रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल चुनाव में नेताओं की भाग्य विधाता जनता टुकुर टुकुर ताक रही है।
दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से मोदी सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में कई लोगों की नौकरी चली गई। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारों को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। जी हां, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आपकी नौकरी गई और ईपीएफ अकाउंट बंद करना पड़ा। केंद्र सरकार के रोजगार मिटाओ अभियान की एक और उपलब्धि। जी हां, राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ नवजीवन की खबर को शेयर किया, जिसमें लिखा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। पिछले 9 महीने में 71 लाख ईपीएफ खाते बंद कर दिए गए। आपको बता दूं कि ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के आरंभिक 9 महीने यानी कि अप्रैल से दिसंबर के दौरान 71,01,929 भविष्य निधि के खाते बंद कर दिए गए हैं, जो कि एक साल पहले की समान अवधि के दौरान बंद किए गए खातों की संख्या 66,66,563 से अधिक है। दोस्तों, बिहार में रेलवे की प्रगति और उन्नति का एक और उदाहरण सामने आया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक वीडियो ट्वीट करके इसे बताया है। यह वीडियो बिहार के सहरसा रेलवे स्टेशन पर लगे ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट का है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आधुनिक तरीके से सफाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए बिहार के सहरसा स्टेशन पर शुरू हुआ ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट, जिससे 24 कोच के ट्रेन की सफाई मात्र 7 से 8 मिनट में होती है, जिसमें पानी भी कम लगता है। इससे पहले कोच के बाहरी हिस्से की सफाई मैनुअल करने पर 2 घंटा समय बचेगा। कोच के बाहरी हिस्से की सफाई करने वाले कर्मियों को अब ट्रेन के अंदरूनी हिस्से की सफाई में लगाया जा रहा है, जिससे कि कम समय में पूरी ट्रेन चकाचक हो रही है। दरअसल स्टेशनों को स्वच्छ बनाने की मुहिम में कामयाबी मिलने के बाद रेलवे ने अब अपनी ट्रेनों को भी साफ सुथरा रखने की योजना पर काम तेज कर दिया है। इसी क्रम में सहरसा में ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट अब शुरू हो गया है। पुणे की कंपनी ने इसे बनाया है। यहां से हर गुजरने वाले ट्रेनों को ऑटोमेटिक मशीन के जरिए बाहर से धोया और फिर चमकाया जाता है। ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट की वजह से ट्रेन के कोच के बाहरी हिस्से अब पूरी तरीके से चमकते नजर आ रहे हैं। कोच की धुलाई में कम मात्रा में पानी, साबुन और कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सफाई के कार्य में लगने वाले 80% पानी का दोबारा उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, डीजल के दाम बढ़ने से अगर आप परेशान हैं तो फिर एक स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। जी हां, डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक साल में इसके रेट में लगभग 19 रुपए का इजाफा हो चुका है। इसकी वजह से खेती की लागत में काफी वृद्धि हो चुकी है। ज्यादा जगहों पर अभी सिंचाई पंप सेट से ही होती है, इसलिए वह काफी महंगी पड़ रही है। जी ऐसे में अगर आप डीजल पंप सेट से बचना चाहते हैं तो फिर सिंचाई का तरीका बदल दीजिए। सोलर पंप सेट लगवाइए। इसके लिए सरकार मदद भी दे रही है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान चला रहा है। यह योजना का मकसद किसानों को पानी और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करके कृषि सेक्टर को डीजल मुक्त करना और उनकी आय बढ़ाना है। यह सरकार का दावा है कि किसान अगर इसके लिए लोन लेता है तो फिर डीजल पर होने वाले खर्च की बचत से 5 से 6 वर्षों में भुगतान हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक विशाल और आलीशान होटल है, जिनकी खूबियां लोगों को हैरान कर देती है। ऐसा ही एक होटल सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में बन रहा है, जिसे बनने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा होटल कहा जाएगा। आमतौर पर बड़े से बड़े होटलों में मेहमानों के ठहरने के लिए 500 या 1000 कमरे होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस होटल में कुल 10,000 कमरे होंगे। 12 टावर्स वाले इस आलीशान होटल में कुल 70 रेस्टोरेंट होंगे, जैसा कि आप तस्वीर में इस नक्शे को देख रहे हैं, जो रात दिन खुले रहेंगे। यानी कि मेहमानों के पास में से अपनी पसंद का रेस्टोरेंट चुनने का मौका होगा। इतनी संख्या में रेस्टोरेंट आज तक किसी भी होटल में नहीं खुले हैं। इस होटल का नाम अबराज कुदाई रखा गया है। इस होटल की एक खासियत यह भी है कि इमारतों के ऊपर 4 हेलीपैड भी बनाए गए हैं, जिससे हेलीकॉप्टर से आने जाने वालों को कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ का सबसे ऊंचा टावर 45 मंजिला है, जबकि सबसे छोटा टावर 30 मंजिला होगा। इस होटल की सबसे खास बात यह है कि इसके 5 फ्लोर को सिर्फ सऊदी अरब के शाही परिवार के इस्तेमाल के लिए ही बनाया गया है, जहां बिना इजाजत आम लोग नहीं जा सकते हैं। माना जा रहा है कि इस होटल के निर्माण में 233 अरब रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, अचानक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले तीरथ सिंह रावत अपने बयानों के कारण सुर्खियों में हैं। दरअसल 16 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान तीरथ सिंह रावत ने लड़कियों की घुटनों पर से फटी जींस को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो वही बॉलीवुड से लेकर विपक्षी महिला नेताओं ने भी उनकी जमकर आलोचना की है। हालांकि इससे बेपरवाह मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लड़कियों के कपड़ों को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला, जिसका वीडियो सोशल
मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो और अपना बदन दिखा रहे हो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में तो उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बताया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 148 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यह घोषणा कल की है। यह बीजेपी ने मुकुल राय, उनके बेटे और राहुल सिन्हा और सांसद जगन्नाथ सरकार को टिकट दिया है। यह पार्टी ने एक ट्रेस्ट पार्नो मित्र को भी उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों की तरफ से आगामी 26 मार्च को चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है। संगठनों की घोषणा को देखते हुए रेल मंडल के अंतर्गत सुरक्षा को अलर्ट कर दिया गया है। जी आरपीएफ के अतिरिक्त जवानों को ट्रेनों और पटरियों की सुरक्षा में लगाने की रणनीति बनाई जा रही है। किसानों का यह आंदोलन पूरे दिन चलना है, लिहाजा रेलवे अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। किसान संगठनों के बीच इस आंदोलन को लेकर एक राय नहीं है। इसके बावजूद रेलवे अपनी तरफ से ठोस रणनीति अख्तियार करने का फैसला किया है। आंदोलन को देखते हुए ट्रेनों के मार्ग अथवा परिचालन के समय सारणी में फिलहाल कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। यात्रा कर रहे यात्रियों को ट्रेनों में कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए भी इंतजाम करने का दावा किया गया है। रेलवे की तरफ से आंदोलन को देखते हुए पश्चिम बंगाल से होकर आने जाने वाले ट्रेनों के मार्ग पर विशेष इंतजाम रखे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हरियाणा के हों या फिर कहीं के भी हों, अगर बिहार के भी हों और हरियाणा में रहते हो, तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में अब आंदोलनों के दौरान आगजनी या फिर उपद्रव में सरकारी या फिर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से भरपाई की जाएगी। यह न केवल तोड़फोड़ करने के आरोपियों बल्कि उन्हें भड़काने वाले लोगों के साथ ही मौके पर मौजूद दूसरे लोगों से भी जुर्माना वसूला जाएगा। आरोपित अगर जुर्माना नहीं चुका पाए तो फिर उनकी संपत्ति और बैंक खाते कुर्क कर दिए जाएंगे। 6 महीने तक हर्जाना नहीं देने पर उस पर 6% ब्याज भी देना होगा। नुकसान के आकलन के लिए न्यूनतम एसडीएम स्तर के अफसर दावा आयुक्त लगाए जाएंगे और दावा अधिकरण भी गठित होगा। जी हां, आरोपित अगर जुर्माने की 20% राशि जमा नहीं कर पाए तो फिर हाईकोर्ट में चुनौती का अधिकार नहीं होगा। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होता है और नहीं होगा, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या फिर दल के झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार किया गया तो फिर उम्मीदवार पर कार्रवाई की जाएगी। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये आयोग के अनुसार आदर्श आचार संहिता जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिला अधिकारी द्वारा संबंधित जिलों में चुनाव की सूचना प्रकाशित करने के साथ ही प्रभावित होगी। यह जो चुनाव समाप्ति तक उस जिले में प्रभावी रहेगी। यह किसी भी प्रत्याशी को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे धर्म, संप्रदाय या फिर जाति के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे या फिर उनमें विद्वेष या फिर तनाव पैदा हो। जी हां, उपासना के किसी भी स्थल में जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन के इंटर का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। जी ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार बोर्ड जल्द ही इंटर परीक्षा के नतीजे जारी कर देगा। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड ने सभी राज्यों में बोर्ड में सबसे पहले परीक्षा का आयोजन किया और सबसे पहले ये नतीजे जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हालांकि बिहार बोर्ड इंटर के मूल्यांकन की तारीख 15 मार्च तय की गई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि इसे 2 दिन और बढ़ाकर 17 मार्च किया गया था। जी अब बोर्ड का मूल्यांकन पूरा हो गया है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार बोर्ड इंटर का मूल्यांकन समाप्त होने वाला होगा। इसलिए बिहार बोर्ड इंटर के नतीजे मार्च के आखिरी सप्ताह या फिर अप्रैल में जारी हो सकते हैं। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, ये तो आपको पता है। ये इस इंडस्ट्री में उनका इतना नाम है कि उनकी फिल्में या फिर गाना रातों रात हिट हो जाता है। ये यूट्यूब पर उनके गाने धमाल मचा रहे हैं। ये उनके फैंस के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल खेसारी लाल यादव अब बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। ये लखनऊ में रहने वाले एक शख्स ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक ये मुकदमा लखनऊ के गुदम्बा थाने में दर्ज कराया गया है। खेसारी पर मुकदमा दर्ज कराने वालों का नाम आर पांडे बताया जा रहा है।
दोस्तों गुजरात में हाल ही में हुए नगर पालिका और पंचायत चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड जीत मिली तो फिर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की करारी हार हुई। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात निकाय चुनाव में उतरी थी। यह दोनों ही पार्टियों के प्रदर्शन ने ध्यान खींचा, लेकिन असली राजनीतिक खेल अब असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने किया है। यह गोधरा नगर पालिका में 7 सीटें जीतने वाले एआईएमआईएम ने 19 सीटें जीतने वाली भाजपा को विपक्ष में बैठाते हुए पालिका की सत्ता हासिल कर ली है। एआईएमआईएम ने 17 निर्दलीय को जुटा लिया है। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में 44 सदस्यों वाली गोधरा नगर पालिका में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के 7 पार्षद जीत कर आए हैं। उसने 17 निर्दलीय पार्षदों को एक साथ अपने साथ जोड़ लिया है और गोधरा नगर पालिका पर काबिज कर लिया है। यह गोधरा नगर पालिका की सत्ता पर काबिज होने के लिए 23 पार्षदों की जरूरत होती है। 19 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 4 पार्षदों का समर्थन नहीं मिल सका। जी हां, वही एआईएमआईएम ने 17 निर्दलियों का समर्थन जुटाकर 24 पार्षद कर लिए हैं और फिर सत्ता पर काबिज हो गए हैं। दोस्तों तेलंगाना के सीनियर आईपीएस अधिकारी आरएस प्रवीण कुमार की एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे छात्र छात्राओं को हिंदू विरोधी शपथ ग्रहण करवाते नजर आ रहे हैं कि वे भविष्य में कोई हिंदू धर्म और फिर परंपरा का पालन नहीं करेंगे। वीडियो में दिख रहे हैं कि अधिकारी फिलहाल तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी के सचिव भी हैं। उनकी यह आपत्तिजनक वीडियो हर जगह वायरल हो रही है। हालांकि हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो आपत्तिजनक है, आपको बुरा लग सकता है। जी हां, इसमें कई लोग हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा का भाग बनते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आईपीएस अधिकारी ने हिंदुओं के खिलाफ छात्रों को शपथ दिलाने का काम स्वेरो होली मोत सेरेमनी के दौरान किया है, जिसे उन्होंने तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के धुल्लीकत्ता इलाके में बने बौद्ध मंदिर में शुरू किया है। दोस्तों बिहार विधान परिषद के 12 सीटों को भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और जेडीयू ने आपस में ही 6-6 सीटें बांट ली है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुए इस मनोनयन के बाद से ही एनडीए में दबे कला सामने फपक कर मारते हुए बिदक पड़े हैं। जी हां, नीतीश कैबिनेट में मंत्री मुकेश सहनी की अगुवाई वाले घटक दल विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि एचएम ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इस मनोनयन के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तो यहां तक कह दिया है कि बड़ा फैसला लेना होगा। विकासशील इंसान पार्टी और फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया है, जिसके बाद से बिहार की राजनीतिक में फिर से गर्माहट शुरू हो गई है। एनडीए के कला से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद नेता और महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव खुद को फायदे में देख रहे हैं। आरजेडी इस बात का दावा पहले ही कर चुकी है कि होली या फिर बंगाल चुनाव संपन्न होने के साथ ही बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। आउटलुक से बातचीत में बीते दिनों भी आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। एनडीए की सरकार खुद के भीतरघात और कलह की वजह से गिर जाएगी। यदि यह कलह और बढ़ता है और बात साथ छोड़ने की आती है तो फिर क्या आरजेडी के लिए मांझी और सहनी किंग मेकर साबित होंगे। हालांकि दोनों पार्टियां इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। बिहार विधानसभा के अभी के समीकरण को देखें तो कुल 243 सीटों में आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के पास 110 सीटें यानी कि 110 विधायक हैं। वहीं नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए के पास 125 विधायक हैं। यह बहुमत यानी कि सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 122 सीटें चाहिए, यानी कि आरजेडी बहुमत से 12 सीटें पीछे है। इस वक्त सदन में मांझी और सहनी के 4 विधायक हैं, जबकि चुनाव में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम ने सीमांचल से 5 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन करके अपना कद बड़ा कर दिया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहते हैं कि बहुमत से हम कुछ ही सीट पीछे हैं। यदि ये तीनों आरजेडी का साथ देकर राज्य में विकास में अपनी भागीदारी देते हैं तो फिर हम सरकार बनाने में सक्षम हैं। दोस्तों बिहार की कुछ बेहद नामचीन पहचानों में से एक यहाँ का मशहूर मगई पान भी है। इसे जीआई टैग प्राप्त है। बाजारों में उचित मूल्य न मिल पाने के कारण मगई पान की ज्यादातर किसान समस्या से घिरे हुए हैं, लेकिन अब मगई पान उत्पादक किसानों को औने पौने दाम में पान के पत्ते बेचने की मजबूरी नहीं होगी। मगई पान के पत्ते की सप्लाई विदेशों में भी होगी। पान उत्पादक किसानों को अब ज्यादा मुनाफा होगा। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और बिहार कृषि
विश्वविद्यालय सबोर के बीच टाई अप होने जा रहा है। इसमें जीआई टैग प्राप्त उत्पाद मखाना, जर्दालू आम, कतरनी चावल, लीची और मगई पान का एक्सपोर्ट करने का प्लान है। यह विदेशों में निर्यात करने के लिए कुछ क्वालिटी टेस्ट की जरूरत होती है। यह टेस्ट में उत्पाद के ओके होने के बाद यानी कि सही होने के बाद ही उसका निर्यात किया जा सकता है। दोस्तों, पिछले सप्ताह ही खबर आई थी कि जालसाजों ने फिशिंग के जरिए एसबीआई ग्राहकों को लाखों का चूना लगा दिया है। जी हां, अब देश के इस सबसे बड़े बैंक ने अपने ग्राहकों को इस तरह की धोखाधड़ी से बचने का उपाय बताए हैं। एसबीआई ने बुधवार को इस बारे में एक ट्वीट के जरिए अपने लाखों ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही एसबीआई ने यह भी बताया है कि किन बातों को ध्यान में रखने से ऐसे धोखेबाजों के जाल में फंसने से बचा जा सकता है। एसबीआई ने ट्वीट में मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए कहा कि साइबर क्रिमिनल्स फर्जी मैसेज, ईमेल्स में फिशिंग लिंक के जरिए बैंक ग्राहकों को टारगेट कर रहे हैं। ये जालसाज ग्राहकों को इनकम टैक्स रिफंड देने का झांसा दे रहे हैं। इस प्रकार वे ग्राहकों से सेंसिटिव जानकारी जुटाकर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। एसबीआई ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि वे कार्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी, पासपोर्ट जैसे सेंसिटिव जानकारी किसी के साथ भी शेयर ना करें। यह ईमेल या फिर एसएमएस के जरिए प्राप्त हुए किसी भी अनचाहे अटैचमेंट पर क्लिक ना करें। एसबीआई ने इसी ट्वीट में ग्राहकों को एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि वे फोन, एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए ग्राहकों से कोई भी सेंसिटिव जानकारी नहीं जुटा सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 करोड़ राशन कार्ड आधार से नहीं जोड़ने पर उसको रद्द करना गंभीर हो सकता है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आधार से लिंक नहीं होने पर 3 करोड़ से अधिक राशन कार्ड को रद्द करने को गंभीर मसला बताया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले से संबंधित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जी हां, याचिका में दावा किया गया है कि राशन कार्ड निरस्त होने से लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है और भूख से जान जा रही है। ये याचिका झारखंड के सिमडिया से कोली देवी नामक महिला ने दायर की है, जिसकी 11 साल की बेटी संतोषी की 28 सितंबर 2017 को कथित भूख से जान चली गई थी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोर्डबे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्य वाली पीठ ने कहा है कि यह मामला काफी गंभीर है, हमें इस पर सुनवाई करनी होगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पक्ष में शरद पवार और तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार करने से कांग्रेस नाराज है। जी हां, और आपत्ति भी जताई है। बंगाल कांग्रेस के नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को पत्र लिखकर अपील की है कि वे तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और राज्य की सीएम ममता बनर्जी के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं करें। आपके चुनाव प्रचार में शामिल होने से बंगाल के मतदाताओं में असमंजस्य पैदा होगा। प्रदीप भट्टाचार्य ने इसको लेकर शरद पवार और तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। जी आपको बता दें कि शरद पवार और तेजस्वी यादव दोनों ने ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नैतिक समर्थन देते हुए उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने की बात कही है, जबकि महाराष्ट्र और बिहार में इन नेताओं का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। जी बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस और वाम का गठबंधन है तथा महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस एकजुट होकर सरकार चला रहे हैं। जी आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कोलकाता आए थे और उन्होंने नवान्न जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात की थी और उन्हें समर्थन देने का भी ऐलान किया था। यहां तक कहा था कि बंगाल में जितने भी बिहारी वोटर हैं सभी का वोट ममता को दिलवाएंगे। वही एनसीपी प्रधान शरद पवार ने भी ममता बनर्जी को समर्थन देने की बात पहले ही कर दी थी। दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद बुधवार को बिहार में राज्यपाल कोटे के 12 विधान परिषद का मनोनयन किया गया, लेकिन विधान परिषद के मनोनयन के बाद एनडीए में अंतरकलह शुरू हो गया है। एनडीए के घटक दल के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से खुश नहीं है। जी हालांकि नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि कौन क्या बोलता है इससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेएमएल से सीट नहीं मिलने पर मांझी और मुकेश सहनी के नाराजगी होने के सवाल का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनके पास सीमित अधिकार है। इस बारे में अगर किसी की राय आती है तो फिर उसको क्या कहेंगे। इस मामले में कोई भी कुछ बोलता है तो फिर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि सभी 12 मनोनीत सदस्यों को मेरी तरफ से बधाई। कल कैबिनेट ने फैसला लिया, वहां से गवर्नर के पास गया और फिर वहां से अनुमति के बाद आज जो कार्रवाई होनी थी वह की गई। जी वहीं आज ही विधान परिषद के सभापति ने सभी नए सदस्यों को शपथ ग्रहण भी करा दिया। तो दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।